दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, अब चुनाव का, लोकसभा चुनाव का जो पहला चरण है, द फर्स्ट फेज ऑफ आवर लोकसभा चुनाव इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 19th ऑफ द अप्रैल। 19 अप्रैल को पहला चुनाव, पहला चरण का चुनाव देश में। अब उसमें एक जो स्टेट है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण स्टेट है, वो है तमिलनाडु। हमारा साउथ जो इंडिया है, वहाँ का सबसे बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट मानते हैं वहाँ पे। और तमिलनाडु में चुनाव होंगे 19 अप्रैल को। तमिलनाडु का अपने आप में बहुत ही बड़ा विशेष महत्व है। और मैं मेरी इच्छा तो बहुत है कि मैं बहुत कुछ बताऊं तमिलनाडु के बारे में, लेकिन मैं इतना अभी जो शॉर्ट एंड स्वीट में अगर कहना चाहूं तो ये है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है जो पूरा द्रविडियन कल्चर है हमारा। हमारे देश में जो द्रविडियन कल्चर है, उसका एक तरह से कहा जा सकता है कि वो जो ध्वज वाहक है वो प्रदेश है। और मैं होके आया हूँ, मैं तमिलनाडु गया हुआ हूँ, कम से कम 3 बार गया हुआ हूँ। और मेरा जो अनुभव है वो ये है कि अपने कल्चर के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपने अपनी अस्मिता के लिए इतने मतलब प्राउड फील करने वाले लोग हैं। और उसके साथ साथ उतने ही जो है, वो मेरा अनुभव ये रहा है कि वेरी वार्म पीपल, बहुत ही वार्म पीपल, मतलब कितना प्यार करने वाले लोग, जो आपको मतलब वहां जाओ तो लगे कि यार मजा आ गया। उस प्रदेश में चुनाव है, प्रधानमंत्री जी के जो प्रवास है वहां पे बहुत बढ़ गए थे पिछले कुछ समय में, उनका फोकस वहां पे बहुत ज्यादा था। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में आज तक एक चवन्नी तक जो है वो नहीं आता है। ठीक है। अब इस बार जो है वो एक तरह से एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। एक तरह से एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि इस बार जो है वो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अपना पांव जो है, मतलब पहली बार ही सही, इतिहास में पहली बार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी और कुछ सीटें भी जो है वहां पे जीतेगी। और इस तरह का एक नैरेटिव है। प्रधानमंत्री की सभाएं वो बहुत सफल है, ये दिखाया जाता है, भीड़ दिखाई जाती है, बहुत कुछ है। हमने कहा कि हम तमिलनाडु के ही एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार से, जो ग्राउंड पे काम करते हैं लगातार, उन्हीं से आपसे आपकी बातचीत करवाएंगे और उन्हीं से क्या जमीनी मामला है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मैं जो हमारे पत्रकार मित्र हैं उनको मैं साथ जोड़ देता हूं और उनका परिचय भी करा देता हूं। ये मजीगन साहब हैं और ये बेस्ड हैं मुंबई में भी उनका काम चलता है, लेकिन तमिलनाडु में विशेष रूप से वो ज्यादा तौर पे काम करते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी हैं ये। और उतना ही नहीं, वो फीचर फिल्म में भी जो है उनका प्रदान रहा है। पर साथ में वो पत्रकार भी है और अच्छे पत्रकार है और तमिलनाडु की जमीनी हकीकत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मजीगन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। और अब मैं सीधा आपसे पॉइंट पे आ जाता हूँ। हुजूर ये बता दे, ये जो यहाँ प्रचार प्रसार हो रहा है कि अद्भुत लोकप्रियता बढ़ी है मोदी साहब की, लोग उनको देखने के लिए मरे जा रहे हैं, वहाँ इतनी भीड़ उमड़ रही है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में कुछ कमाल कर दिखाएगी। ये सब दावे जो हो रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अगर है तो क्यों? अगर नहीं है तो वो भी क्यों? मोदी जी का एक रोड शो हुआ था यहाँ पे मद्रास में, चेन्नई में। जी। तो तब स्लोगन्स वगैरह राइज किया गया था कि अब की बार 400 पार। जी। मगर जैसे वो स्लोगन राइज करने वाला एक चंक जिन्होंने कहा अब की बार, जनता ने कहा चौकोबार। क्योंकि क्योंकि लोगों को इनकी 400 पार के जो स्लोगन है वो इतना ही हाँ। परिचय है। हम्म। लोग को पता है कि अगर रोड शो किया जा रहा है कि हमें लोगों को पे किया जाता है, रोड शो हो या कोई बड़ा बड़ा मीटिंग हो, जो भी इतना भीड़ जो इकट्ठे हो रही है, वो 300 रुपये 400 रुपये एक बॉटल कोटर शराब और कुछ बिरयानी का पैकेट्स, उसी के वास्ते वो एक ऐसे पे एम्प्लॉयमेंट। जबकि मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। ही हैज बीन गिविंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू हिज परेड्स, मीटिंग्स एंड ऑल। लोगों को पता है इसके अलावा अपने को कुछ मिलने वाला नहीं है।
तो जो भी छोटा-मोटा जो एम्प्लॉयमेंट है, ₹200 ₹300 का मीटिंग में जाने का, तो एटलीस्ट 10 साल इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एटलीस्ट इतना तो एम्प्लॉयमेंट लेने का हक बनता है। तो उतने हक के वास्ते लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। इसके अलावा इनका जो परिचय इतना बड़ा हो गया है, इतने फेमस हो गए हैं। यहाँ पे तमिलनाडु के हिसाब से मोदी जी ज़रूर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, मगर तमिलनाडु में जब भी आते हैं, गो बैक मोदी होता है, ट्रेंडिंग में आता है इंडिया भर में, वर्ल्ड लेवल में ट्रेंडिंग में आता है। ये एक हिस्सा है। इसके अलावा लोग मोदी साहब को, बीजेपी को सख्त नफ़रत करते हैं। अभी लोकली कहीं कॉन्फ्रेंस में गया था, जो आदमी लोकल में परिचय है, जो आदमी को लोकल में लोग बहुत मानते हैं, अपना मानते हैं, वो आदमी टीटीवी दिनकरन, जो एडीएमके से वहाँ पे बीजेपी एडीएमके से बाहर आकर, मतलब एडीएमके को तोड़ने के बाद एक जो फैक्शन, जो छोटा-सा फैक्शन है, वो फैक्शन का लीडर है टीटीवी दिनकरन। वो दिनकरन साहब बीजेपी के साथ अलायंस में हैं। लोकल चाय वाले से मिला। वो चाय वाला बोल रहा है कि टीटीवी साहब अगर अकेले खड़े हो गए विदाउट इवन एनी अलायंस, तो जरूर यहाँ पे जीतते थे, मगर ही इज कमिंग विथ मोदी। मोदी जी से हम कैसे मोदी जी को अपना जो लोग जो है, अपना जो मूड सेट जो है वो मोदी के खिलाफ है, अपना मूड सेट जो है वो बीजेपी के खिलाफ है। हम कैसे मोदी को या बीजेपी को वोट दें? तो मैंने पूछा, आप तो पूरा इतना टीका वगैरह लगाए हो, आप पूरे भक्त मान लग रहे हो, आपके दुकान में पूरा ऐसे भगवान का फोटो वगैरह लगाया हुआ है, तो मोदी से इतना नफरत क्यों है? उन्होंने कहा, अगर वो बंदा यहाँ पे आ गया, उनको अगर यहाँ पावर मिल गया, अधिकार मिल गया, तो यहाँ पे भी दंगा फसाद होगा, जो हमें नहीं चाहिए। बिजनेस नहीं कर पाएगा हम। ये नॉर्मल सेंस जो है ना, वो पूरा तमिलनाडु के जनता के पास है। सबसे ज्यादा मंदिर पूरा आखा भारत में, सबसे ज्यादा मंदिर तमिलनाडु में है, जो कंस्ट्रक्टेड, वेल कंस्ट्रक्टेड है, जो सालों पुराने, 1000 सालों से हैं। उसी मंदिर पे जाने वाले भक्त हैं, उनको ये दंगा फसाद से नफरत है, इसीलिए बीजेपी से नफरत है, इसीलिए मोदी से नफरत है। मोदी साहब जम्मू कश्मीर में जाके बोलते हैं कि लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी मटन खाते हैं, जो वही बात तमिलनाडु में आकर बोलने की हिम्मत उनको नहीं है, क्योंकि उनको पता है अगर ऐसी बातें यहाँ पे करने से लोग और नफरत करने लगेंगे, वो जरूर नहीं यहाँ बोलेंगे। कुछ दिनों पहले बोल रहे थे कि यहाँ पे जो बॉर्डर में कच्चतीव नाम का एक छोटा सा आइलैंड जो है, वो आइलैंड हाँ, को इंदिरा गांधी ने, तमिलनाडु, इंदिरा गांधी और डीएमके ने तमिलनाडु से भारत से छीन कर वहां पर दे दिया। बोल रहे थे कि हम उनको वो जो चीज है कच्चतीव आइलैंड जो है उसे हम जरूर वापस करवाएंगे। कब? 10 साल रूल के बाद ये जो फसाना का एक जार्गन जो है, लोग समझ गए। उसके बाद ही बीजेपी का मैनिफेस्टो आ रहा है। मैनिफेस्टो में कच्चे तीर के बारे में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। जब भी मोदी साहब यहाँ पे आते हैं, ये नॉर्मल सी बात है, जो आदमी यहाँ पे काम करने के लिए यूपी बिहार से आता है, जो यहाँ पे काम करते हैं, 10 साल नहीं, 2 साल अगर यहाँ पे काम करे तो तमिल सीख लेता है। वी म्यूचुअली टॉक टू ईच अदर इन तमिल। सेम केस, जैसे मेरे पापा सिर्फ 9वीं तक पढ़े हैं, वो मुंबई में काम करने के लिए गए तो मराठी लिखने पढ़ने उनको आता था, मराठी, हिंदी, ही यूज्ड टू राइट जी, एंड। जी। जो आम जनता जो सीख सकती है, मोदी 10 साल से बोलते आ रहे हैं, 2012 में बोल रहे थे, 2013 में बोल रहे थे, अभी 2014-24 में आकर यहाँ पर तमिलनाडु बोलते हैं कि आई कन्फेस। क्या कन्फेस कर रहे हैं? कि मुझे तमिल बोलने को नहीं आता है, मुझे बहुत दुख हो रही है, मैं जरूर तमिल सीख लूंगा। सेम इज द केस विद अमित शाह। अमित शाह भी यही बात बोल रहे हैं अभी अच्छा, ऐसा नॉर्मल। बोलते हैं? हाँ, बहुत अफसोस है कि हम तुम्हारे से तमिल में बात नहीं कर पा रहे हैं, जरूर हम तमिल सीख लेंगे। 10 साल से, अभी 10 साल से जो बंदा एक भाषा सीख नहीं सकता है, तो और क्या सीख सकता है? क्या सिखा सकता है? ये देश को क्या दे सकता है? तो तमिल जनता, तमिलनाडु की जनता बहुत इनकी जो योग्यता जो है बहुत अच्छी तरह जानती है। तो इसी वजह से तमिलनाडु में बीजेपी अभी
इवन इन दिस इलेक्शन जो अप्रैल 19 तारीख को होने वाली है, उस इलेक्शन में उनको इस बार भी बहुत बड़ा अंडा मिलने वाला है, 0। दे आर नॉट गोइंग टू विन एनी कॉन्स्टिट्यूंसी, एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जरूर जीत नहीं पाएंगे, उनको भी पता है। इसी वजह बहुत बड़ी से बात। डेस्परेट है, इसी वजह से वो डेस्परेट है, क्योंकि जो भी बाहर से, नॉर्थ इंडिया से जो भी न्यूज़, जो खबरें आ रही है, वो खबर के अनुसार बीजेपी नॉर्थ में भी लड़खड़ा रही है, उनको वो उतने स्ट्रांग नहीं है, दे आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट। एटलीस्ट तमिलनाडु में अगर एटलीस्ट एक सीट अगर उनको मिल जाए, तो उनको तमिलनाडु से एक सीट जो है वो शायद इन फ्यूचर आफ्टर इलेक्शन जून महीने के बाद कुछ ना कुछ हेल्प करे, इसलिए दे आर डेस्परेट, दे आर कमिंग हियर। मगर दूसरी और एक बात है कि पहला चरण में जो यहाँ पे तमिलनाडु में इलेक्शन कंडक्ट की जा रही है, वो इसीलिए पहला चरण में कंडक्ट की जा रही है क्योंकि तमिलनाडु हैज बीन सेटिंग नरेशन अगेंस्ट बीजेपी, बीजेपी के खिलाफ कंटिन्यूसली और अग्रेसिवली बीजेपी का जो भी एजेंडा है, वो एजेंडा को एक्सपोज करने का जो चीज है, वो कंटिन्यूसली तमिलनाडु करती आ रही है, तमिलनाडु की जनता करता आ रहा है। तो इसी वजह से अगर पहला चरण में इलेक्शन खत्म की जाए, ताकि ये जो नरेशन, एंटी बीजेपी नरेशन जो है, एंटी बीजेपी जो जार्गन्स है, बीजेपी को एक्सपोज करने वाले जो भी एड्स, एडवर्टाइजमेंट्स, क्रिएटिव्स, वो सबको रोक दी जाए, इसीलिए पहला चरण में इलेक्शन रखा गया है। इलेक्शन कमीशन हैज बीन अ पार्टी, पहला चरण में इलेक्शन इसीलिए किया जा रहा है कि तमिलनाडु को इलेक्शन के नरेशन से जरा बाहर रखा जाए, ताकि बीजेपी के खिलाफ की जो नरेशन है वो ज्यादा पब्लिक ना हो, अप्रैल 19 के बाद ज्यादा तमिलनाडु बीजेपी के खिलाफ ना बोले, ताकि नॉर्थ इंडिया, इवन नॉर्थ इंडिया हैज बीन इंटरेक्टिंग, नॉर्थ इंडिया की जनता यहाँ आ रही है, यहाँ के जो प्रचार वगैरह जो भी प्रोसेशन होती है, मीटिंग होती है, यहाँ पे काम करने वाले जो है वो भी सुन रहे हैं, उनको पता है अगर ये मैसेज नॉर्थ को और ज्यादा से ज्यादा अगर पहुंच जाए, तो उस ढंग से भी इन दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो वो बीजेपी के लिए तकलीफ है। इसलिए पहला चरण में इलेक्शन खत्म करके तमिलनाडु से छुटकारा पाने के लिए बीजेपी तरस रही है, मोदी साहब तरस रहे हैं, और अमित शाह जी भी जो सबसे बलवान है वो भी तरस रहे हैं। बहुत सारी बातें आपने कही, मुझे काफी चीजें जो है बड़ी नई लगी, मतलब हमको यहाँ बैठे नहीं पता होता है, ऑनेस्टली आपसे बात करेंगे तभी हम जान पाएंगे, वरना एक तो बड़ी नई बात लगी कि 200 रुपए क्यों, और जगह तो कुछ ज्यादा भाव चल रहा है, तो मोदी का राज चल रहा है, मोदी का राज में अभी लोगों को कुछ ना दे 10 साल में एक बार कुछ ना कुछ दे, लोग अपना हक मानते हैं, भाई कुछ भी नहीं दिया है 10 साल में, एटलीस्ट 200 रुपए तो दे रहा है, तो इसलिए वो ले लेते हैं। बीच बीच जाते हैं, एक अटेंडेंस डालते हैं, मीटिंग में खड़ा रहते हैं। मोदी साहब रिसेंटली एक मीटिंग में बात कर रहे हैं, पूरा दोपहर को, ये महीने में पैसे लिए वहां से फरार, वहां से लोग निकलते जा रहे हैं, दे आर नॉट रेडी टू हियर। पहली बार 2014 में जब मोदी साहब यहाँ पे ये जो जार्गन है ना तमिलनाडु, इट इज नॉट लाइक वी हेट हिंदी, वी हेट हिंदी इम्पोजिशन, हिंदी हमारे ऊपर अगर थोपा गया तो लोगों को नफरत होती है, मगर वी आर वेरी मच ओपन टू लर्न हिंदी। जो नॉर्थ इंडिया से जा रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, महाराष्ट्र, कहाँ से भी जो लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करने से हमें कुछ नफरत नहीं है। मोदी साहब वो 2014 में एक मीटिंग में उन्होंने कहा भारत माता की, ग्राउंड में से कुछ भी आवाज नहीं आया, क्योंकि लोगों को यहाँ पे पता ही नहीं वो क्या है। मगर ये क्राउड को अभी बोलकर, ट्रेनिंग देकर, भारत माता की बोले तो जय बोलो, उस तरह ट्रेनिंग दी जा रही है। बीजेपी इज इन द प्राइमरी स्टेज, जो यूकेजी है, एलकेजी स्टेज है, उसी स्टेज में है। दे आर ट्रेनिंग पीपल टू गेट अडैप्टेड टू हिंदुत्व, व्हिच इज नॉट इजी अभी तक, क्योंकि अच्छा, पर मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या कोई मतलब थोड़ा बहुत संगठन बना है कि नहीं बना है बीजेपी का, कोई थोड़ा सा ही सही, लेकिन कहीं कुछ संगठन, ऑर्गेनाइजेशन कुछ क्रिएट हुआ है क्या? दे आर इंक्लूडिंग, उसका बहुत कोशिश हो रही है, जो नॉर्थ में होता है वैसे ही सेम, जो जातीय संस्था होती है, जो छोटा मोटा जात होता है, छोटा मोटा इन द सेंस इन नंबर्स, वैसे जो जात के जो वहां से एक लीडर को खरीद कर
खरीदने के लिए आम जनता के लिए 200 रुपए, जो अगर कोई लीडर के नाते किसी को अगर अंदर ले आए तो उनको कार दी जाती है, अच्छा। एक फ्लैग दी जाती है, उनको एक संस्था बनाकर दी जाती है। वैसे कास्ट लीडर्स को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, मगर फेलियर। वो कास्ट लीडर कौन होता है? वो लोकल का एक गुंडा रहेगा। गुंडा को वो लोग कास्ट लीडर के नाते उनको प्रमोट करने लगते हैं। लोग अच्छा। ऑटोमेटिकली उनके साथ नहीं जाते हैं, तो इट हैज बीन ए फेलियर। मगर ये अन्नामलई जो है यहाँ पे बीजेपी का प्रेसिडेंट, मैं उसी पे आ रहा था कि इनके जो ये अभी प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट साहब अन्नामलाई बड़ी आवाज जो है उनकी गूंज रही है, मतलब और वो आवाज तो गूंज रही है उसमें, मतलब नेगेटिविटी ज्यादा है, उनके लिए पॉजिटिव बहुत कम सुनाई देता है। ये क्या है, जरा इनके बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को? दर्शक मुझे माफ करें, वो अन्नामलई का एक स्टेटमेंट बताता हूँ। अन्नामलई बोल रहे थे कि ब्लो जॉब करना, मुंह डालना, ऐसा कुछ बोल रहे थे। किसको? अरे पत्रकार को। ये तो हम नहीं बोल सकते ना भाई। नहीं, वो पत्रकारों के खिलाफ एक पत्रकार, ही हैड इंटरव्यूड अ लीडर, आई थिंक सीएम से एक इंटरव्यू किया उन्होंने। सीएम हाँ, नहीं, जो सीएम के जो लड़का है उदयनिधि स्टालिन, उनसे एक हाँ, इंटरव्यू हुई थी। वो हाँ। इंटरव्यू के बारे में उनका कमेंट ये था। ये तो बहुत ही हो विभत्स और सकता है बहुत ही वल्गर बात है ये। उनको क्रिटिसिज्म हो सकता है, वो क्रिटिसिज्म रख सकते हैं, मगर ये बात बोलने की लायक नहीं है। और नो, नो, उतने नो। ही लायक अन्नामलई है। अन्नामलई का लायकी जो है ना, इतना ही है। वो बोल रहे थे कि उन्होंने अपने आईपीएस का जो सेशन, जितने साल वो आईपीएस थे, 2 लाख केसेस देखे। क्या कोई भी आईपीएस ऑफिसर 2 लाख केसेस फाइल कर सकता है? नहीं, नहीं, उनका वो पॉसिबल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने कहा 1967 में तमिलनाडु के एक कालिकाम्बल टेम्पल, जो है एक टेम्पल, वो टेम्पल में छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे वो टेम्पल के लिए, अच्छा। 1967 में। 1967 में छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ से कहाँ आएंगे? उन्होंने कहा मतलब कि मतलब कि वो उसी उसी प्रजाति से आते हैं जो बड़ी-बड़ी फेंकने वाले होते हैं। बड़े-बड़े, एटलीस्ट मोदी को नॉर्थ इंडिया में जो सोशल मीडिया में फेकू वगैरह कहते हैं, मतलब एटलीस्ट ही ट्राइज टू कन्विंस, मगर ये इतने भी नहीं। उन्होंने उन्होंने एक वॉच पहने है, वॉच का नाम राफेल वॉच। अभी लोगों के बीच में चर्चा हुआ ये वॉच कहाँ से आ गया, तो उन्होंने कहा राफेल जो विमान जो बनाया जाता है, राफेल एरोप्लेन, वो जो प्लेन जो है जेट, वो प्लेन का जो स्पेयर पार्ट्स है ना, वो स्पेयर पार्ट से ये वॉच बनाया गया। ये वॉच मैं पहना हूँ। क्यों? क्योंकि मैं देशभक्त हूँ। अभी राफेल भारत का नहीं है, बाहर से लाया हुआ है। राफेल प्लेन के जो पार्ट्स है, स्पेयर पार्ट्स जो बचा कुचा जो बनाते समय, वो पहनने से मैं देशभक्त हूँ। ये किसने कहा? अन्नामलई ने कहा। फिर बाद में लोगों ने पूछा ठीक है, ये राफेल वॉच का बिल कहाँ पर है? उसने बोला बिल मेरे पास नहीं है, मेरे दोस्त ने दिया। कहाँ से दिया? लोग बार बार पत्रकारों ने सवाल करने के बाद उन्होंने एक जवाब दिया, मतलब बिल प्रोड्यूस किया। बिल राफेल वॉच, जो राफेल का स्पेयर पार्ट से मिला हुआ राफेल वॉच, उसका एक जुना पुराना एक लोकल का एक दुकान से हाथ से लिखा हुआ एक बिल लेके आके इन्होंने प्रोड्यूस किया अन्नामलई ने। समझो गजब, कितने गजब, गजब! ये तो नेक्स्ट लेवल हो रहा है भाई आपके यहाँ तो। नहीं, ये तो हकीकत कुछ में आप सर्च करके देख सकते हो। जो बीजेपी का लीडर यहाँ पर है, मतलब उनका हाल नहीं, वही है। आप कहेंगे तो गलत थोड़ी बताएंगे, लेकिन मतलब नेक्स्ट लेवल है ये। यहाँ तक चले जाना कि राफेल ने के स्पेयर पार्ट से बना है, और ये इसका क्या मतलब बनता है? मतलब और कैसे वो देशभक्त माने जाएंगे? और राफेल की स्पेयर पार्ट अगर मान भी ले एक बार कि चले उसी के स्पेयर पार्ट से बनी घड़ी है, इससे कैसे साबित होगा कि वो देशभक्त है? इसका मतलब ये है क्या कि हर किसी को देशभक्ति साबित करने के लिए वो राफेल की वॉच पहननी पड़ेगी क्या? मतलब हाउ डज इट ये साउंड? जो वॉच दिखा है ना, यहाँ के लोग जो है तमिलनाडु के सोशल मीडिया में जो सोशल मीडिया यूज करने वाले, वॉच का नंबर से लेकर जितने नंबर्स में, वो लिमिटेड एडिशन है वॉच। तो लिमिटेड एडिशन में कितना नंबर बनाया गया, कहाँ से आया, ये किससे लिया है, इतना पैसे का जो वॉच है किससे लिया, क्यों लिया? ये सवाल का जवाब उन्होंने अभी तक नहीं दिया, आज तक नहीं। मतलब ही टॉक्स अबाउट करप्शन एंड ऑल। महीने का जो तमिलनाडु का बीजेपी लीडर है, महीने का 15 लाख से ज्यादा वो
खर्चा करते हैं। तो उस बारे में जब सवाल की गई, तो उन्होंने कहा ये जितना भी खर्चा होता है वो मेरे दोस्त लोग देते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गाय भैंस वगैरह पालता हूँ, मैं अच्छा, वो आम, मतलब मैं वो गरीब हूँ। वो तो तमिलनाडु कैडर से ही आईपीएस थे ना पहले। तमिलनाडु कैडर से ही, तमिलनाडु और कैडर इस से कर्नाटक में काम कर रहे थे। कर्नाटक के बीजेपी लीडर जो है उनसे मतलब टच में आने के बाद ही केम एंड ही वाज एयर ड्रॉप्ड टू बीजेपी। वो बीजेपी के कैडर नहीं थे, आईपीएस के कैडर थे। अभी सीधा आते आते ही डिप्टी प्रेसिडेंट बने, फिर भी सीधा प्रेसिडेंट बना दी गई। इसीलिए बनाया गया ताकि उनका वो अपने आप क्लाइम कर रहे थे कि मैं क्यों बीजेपी प्रेसिडेंट बना। उस बारे में उन्होंने क्लैरिफिकेशन, सीधा ये सवाल का जवाब नहीं, उन्होंने कहा कि मैं काला हूं, आई एम वेरी मच डार्क, मोर डार्कर देन एनीबडी, और इसीलिए मैं मोर द्रविडियन हूँ, नॉट आइडियोलॉजिकली, अपने रंग के वास्ते मैं बहुत काला हूँ, इसलिए मैं बहुत द्रविडियन हूँ। बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा द्रविडियन द्रविडियन प्लस तमिलनाडु में तमिलनाडु में लाएंगे। ये सब आते आते ही जैसे वो प्रेसिडेंट बनने के बाद यहाँ के जो पत्रकार जो है, नॉर्मली यहाँ के जो पत्रकार जो है, ये सब दे आर बेनिफिटेड फ्रॉम द सोशल जस्टिस whichever has been given through Dravidian parties. So normally वो Dravidian parties का sympathy जो है ना, वो डायरेक्टली आप पत्रकारों का असर है, नॉर्मली है। डायरेक्ट मे बी वो किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, मगर वो आइडियोलॉजी से एफिलिएटेड है। वो है। तो नॉर्मली जहाँ पे भी जाके बैठे तो ये सवाल जो है उनके खिलाफ आता है, अनामली के खिलाफ। अच्छा, तो एक मुझे आपके सोशल फैब्रिक जो है वहां का, उसको मैं मैं 3 बार चेन्नई आया हूँ। मैं चेन्नई के अलावा कहीं नहीं गया हूँ। मैं चेन्नई आया हूँ 3 बार, पर ज्यादा रुक नहीं पाया था, कुछ काम से था, 2 दिन वापस चला गया। मैं वो इस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाया वहां पे। मुझे ये आपसे समझना है कि ये मतलब जो ये हमारा द्रविडियन कल्चर है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या वहां पर वो जो द्रविडियन जो आप हमारे भाई बहन है वहां पे, तो क्या वो आप सोशली सोशल फैब्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के लिए पूछ रहा हूँ, क्या वो हिंदू नहीं मानते अपने आप को, ऐसा कुछ है इसलिए ये है, या क्या है चक्कर? मतलब हिंदू द्रविड़ ऐसे समझते हैं, या तो हम द्रविड़ है हम हिंदू नहीं, ऐसा है? यहाँ के मतलब लोग कैसा है यहाँ ये? हिस्ट्री मानते हैं। हिस्ट्री के हिसाब से इनको पता है कि हिंदू नाम का जो टैग जो है ना, भगवान भगवान को मानना, मंदिर, ये सब हिंदू नाम से ज्यादा पुराना है। बात सही है। हम शिव को मानते हैं, नारायण को मानते हैं, या बाकी जो कुल देवता है उनको मानते हैं। बाद में ये नाम सब आया, नाम सर्टिफिकेट में हिंदू लिखा हुआ है, हाँ मैं हिंदू हूँ, उससे कोई नफरत नहीं है। मगर हिंदू धर्म के थ्रू अगर कोई बोले कि तुम ये जात है, तुम यहाँ पे बैठो वहां पे बैठो, तू ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, ये एज ए सोसाइटी साइक यहाँ पे लोग मानते नहीं। और और यूनिवर्सली अक्रॉस दी कास्ट, एससी कास्ट जो हो, ओबीसी कास्ट हो, इवन सम चक फ्रॉम ब्राह्मण्स, दे आर अगेंस्ट दिस अप्रोच। एक्चुअली सुकून और चाहते इतना कि सुकून चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। काम करना है, पढ़ाना है अपने बच्चों को, सुकून से जीना है बस। अब उसके खिलाफ जो भी आके यहाँ पे इंक्लूड करेगा उनके खिलाफ है बस। बाकी कुछ आइडियोलॉजी वगैरह इंटरप्रिटेशन वो अलग बात है, सुकून सा जीना चाहिए बस। तो ये जो माइंडसेट है सोशल फैब्रिक वाला, ये सिर्फ तमिलनाडु में है या कर्नाटका में भी है, केरल में भी है, या सिर्फ तमिलनाडु में है? नहीं, कर्नाटक में था, उसको तोड़ने का काम बीजेपी ने, इट हैज बीन डूइंग फ्रॉम 80s 90s से। एक ईदगाह मैदान का जो इशू है, ईदगाह मैदान, वो सिर्फ मैदान था, फॉर 900 ईयर्स वो लीज में दी गई थी, वो कोई मस्जिद, वो कुछ कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन ब्रिटिश पीरियड। वो मैदान में क्रिकेट के वास्ते कुछ छोटा मोटा कुछ लफड़ा इन द सेंस, वो लोग ईद के समय, रमजान के समय, वो प्रेयर कॉल के लिए उन्होंने एक छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे। बहुत बड़ा मैदान था, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे। तो वहाँ पे खेलने वाले बच्चे क्या है कि नहीं, ये आप
ये अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे या तो हम क्रिकेट कैसे खेलें। वो छोटा ठीक है। मोटा लोकल सा इशू था, वो इशू के खिलाफ, वो इशू को इस्तेमाल करके बीजेपी के जो उमा भारती से लेकर आडवाणी तक वहां पे आए, बोले कि वो मैदान में हम अपना जो नेशनल फ्लैग है वहीं पे होस्ट करना है। कौन सा मैदान पे? ईदगाह मैदान पे, वहीं पे होस्ट अच्छा। करेंगे। तो वहां पे वहां के कर्नाटक के गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहा ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहां पे जाके फ्लैग होस्टिंग क्यों करने का। तो साथ ही साथ उन्होंने एक मूवमेंट तैयार किया, मूवमेंट का नाम था ध्वज गौरव यात्रा। क्यों? अच्छा। वो मैदान में अगर फ्लैग होस्टिंग नहीं किया गया, वहां पे झंडा लहराया नहीं गया, तो ध्वज के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। वो मूवमेंट पे आडवाणी भाग लिए, वो मूवमेंट पे उमा भारती भाग ली। वो इतना सा मूवमेंट को नेशनल इश्यू बनाकर, अभी ईदगाह मैदान का इश्यू अभी तक चल रहा है। केरला को कर्नाटक को कम्युनलाइज करने के लिए ऐसे ढेर सारे इश्यूज। एक सूफी टेम्पल जैसे था, वहां पे जाके उसको हिंदू पिलग्रिमेज जगह बनाने की कोशिश की गई। और लिंगायत कास्ट जो है, वो कास्ट फॉर लॉन्ग दे हैव बीन क्लेमिंग दैट वी आर नॉट हिंदूज। हिंदूज नहीं है हम, अलग धर्म से, हम शिव को मानते हैं, शिव को मानते हैं, हम हिंदू नहीं है। उनको कास्टिस्ट बनाने का कोशिश जो अपना येडियुरप्पा जी है, उनसे कास्ट मोबिलाइजेशन ये सब करके कर्नाटक को आक्रमण करने की कोशिश की थी। मगर कर्नाटक में जीतने के बाद येडियुरप्पा जी को तो लोग फेमसली जानते हैं फॉर इस करप्शन। फिर बाद में अभी कांग्रेस जीती है। जी। सिर्फ कर्नाटक में वो लोग जीत हासिल कर पाए, मगर केरला में इट इज कम्प्लीटली अदर स्टोरी। वहां पे लेफ्ट मूवमेंट है, बहुत सालों से लेफ्ट मूवमेंट है वहां पे, कल्चर लेफ्ट मूवमेंट का। जो भी आप केरला के फिल्म्स देखेंगे, वो जी। फिल्म लैंग्वेजेस, ये सब केरला का जो कल्चर है, लेफ्ट मूवमेंट का कल्चर, मोर प्रोग्रेसिव। तो वहां पे जी। इसलिए वो लोग इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ वहाँ कम्युनल प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आंध्रा में भी वैसे। तमिलनाडु डायरेक्टली सख्त नफरत करती है बीजेपी से। जस्ट इतना ही, बीजेपी आ जाएगी तो तिरची में, तिरची तुरायूर सा एक जगह है, वो उस जगह पे एक बच्चे ने जहर पी ली। वो इसलिए कि अब वो उसका पापा जो है, पापा आई थिंक ही गॉट, वो दूसरे मैरिज कर लिए, उनकी मम्मी वगैरह कुछ इश्यू था, उसकी मम्मी मर गई शायद, तो शी वॉज इनटू डिप्रेशन, वो जहर पी ली। फिर बाद में उसको बचाने की कोशिश की। वो जो इंस्टीट्यूशन था, वो इंस्टीट्यूशन क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट था, वो हॉस्टल में रहकर पढ़ रही थी। वो हॉस्टल के जो इंस्टीट्यूशन के जो टीचर्स थे, वो टीचर्स बच्ची को बचाने की कोशिश किए। फिर डॉक्टर्स वगैरह के पास लेके गए, डॉक्टर से फिर घर पे उनके पास छोड़ दिए बच्चे, अपने उनके जो पेरेंट्स हैं उनके पास छोड़ दिए। बाद में वो बच्ची मर गई, जो जगर का असर तो था, उससे मर गई। यहाँ बीजेपी का लीडर जो अन्नामलई, उस इश्यू को रखकर उसने एक इश्यू खड़ा करने की कोशिश की, मगर तमिलनाडु में वो इट गॉट लॉस्ट। ऐसे इश्यू खड़ा करने की कोशिश की कि किसी ने, वो जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन के जो टीचर हैं, वो टीचर ने धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की, इसलिए वो लड़की मर गई। ये नरेशन सेट करने की कोशिश किया गया, मगर लोगों ने हरा दिया पब्लिकली। अन्नामलई गॉट लॉस्ट। तो कोशिश तो करते रहते हैं, मगर तमिलनाडु की जो मतलब तमिलनाडु की हमारी जो भाई बहन है, जो हमारी जो नागरिक हैं, वो कम से कम इस चीज को अपने यहाँ होने नहीं देना चाहते। हाँ, इतने ये ज्यादा कुछ नहीं है, किसी धर्म से कुछ नहीं है, सिर्फ झगड़ा नहीं चाहिए। एक बंदा जो ऑटो में जा रहे थे, वो ऑटो वाला बोले, क्या बोल रहे थे मालूम है? भाई साहब, मैं ऑटो चलाता हूँ, ये देश जो है उसका, ये उसका जो कॉन्फिडेंस, वो मुझे बहुत पसंद आया। उसने कहा ये देश को चलाने वाला आदमी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, होम मिनिस्टर नहीं है, ना सीएम है, ना पीएम है, कोई नहीं है। ये देश को चलाने वाला आदमी जो है ना, एक आम नागरिक है, वो कमाता है। पैसे का जो भी कीमत जो है, वो बढ़ाने का काम ये आम जनता जो करती है। बहुत सही बात कही, बहुत सही बात कही। हमें सिर्फ इतना चाहिए, झगड़ा अगर कहीं पे झगड़ा नहीं हुआ तो हम तो ये काम तो करके ये जो मेहनत आपका करके देश को आपकी जो चलाएंगे। ये हमें किसी रीजनल पार्टी है, डीएमके, ठीक है। अब एआईडीएमके तो उतनी ताकतवर रही नहीं, जहां तक मेरी समझ है ना। तो डीएमके इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजनल पार्टी इन तमिलनाडु।
तो वो उनका कैसा है, मतलब कि अब जैसे रीजनल तो उनका कन्फ्रंटेशन कोई मतलब राइवल तो रहा नहीं, क्योंकि एआईडीएमके जयललिता जी के जाने के बाद तो ऑलमोस्ट जो है, पर वही तो स्थिति, किया मतलब गया, एक चीज। वो चार चार पांच पार्ट बनाया गया है। हाँ, अब वही तो है कि ये करुणानिधि साहब की मतलब ये फैमिली है। अब इसमें उसके बाद फिर स्टालिन साहब बैठे हैं, स्टालिन साहब के बाद उनके बेटे तैयार हो रहे हैं, उदयनिधि साहब। ठीक है, तो क्या ये जो परिवारवाद की जब बात करते हैं मोदी साहब बड़े जोर शोर से, तो इसका कोई इम्पैक्ट होता है तमिलनाडु में कि यार ये जो देखो ये भी तो एक परिवार ही है जिसकी पार्टी है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता क्या? जनता इसको मानती नहीं, जनता इसको इग्नोर करती है। सी करुणानिधि जो है, ही इज फ्रॉम द मोस्ट डाउन ट्रोडेड कास्ट, ही केम फ्रॉम अच्छा। दैट। इसके पहले डीएमके के लीडर जो थे, डीएमके 1949 में इट वाज इंस्टीट्यूटेड 1949। फिर उसके बाद वो डॉक्टर अरिंजर अन्नादुरई थे। उसके बाद में उनके मरने के बाद 69 में वो मर गए। उसके बाद करुणानिधि आए। करुणानिधि वाज अ लीडर बिकॉज ऑफ हिज स्मार्टनेस, उनकी जो चातुर्य जो भी था उसकी वजह से वो इतने साल लीडर बने। अभी स्टालिन साहब है, स्टालिन साहब इतने साल के बाद he was he was like underdog in his own party बहुत सालों से। जी। 76 में he was jailed, he was close to beaten to death, क्योंकि इतना मारा गया, He was close to who? close to death। Death. हाँ। हाँ, he was jailed, इमरजेंसी के समय उनको जेल में यहाँ पे सेंट्रल प्रिजन में रखा गया। फिर बाद ओके। में उनके साथी जो है चिट्टी बाबू, वो मर हाँ। गए पेट अच्छा। में। फिर स्टालिन को लात मारने जो पुलिस गया, वो बीच में हाँ। आ गए बचाने के लिए, स्टालिन को बचाने के लिए। तो उनके हाँ। उनको वो चिट्टी बाबू को मारा गया। चिट्टी बाबू को पेट में लात मारने के बाद वो मर ही गए। अच्छा। ओहो। तो इतने स्ट्रगल के बाद स्टालिन जो है इतने सालों के बाद अभी अभी लीडर बने। अभी उदयनिधि का जो फैक्टर है, एक्चुअली सिंपल सी बात है, जब यहाँ यहाँ पे तो डेमोक्रेसी चलती है, जो हम मानते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो भी लोग चाहते हैं वो होता है। ठीक है। अगर परिवारवाद है तो तमिलनाडु की जनता अपने आप, ये परिवारवाद, अगर ये परिवारवाद है, एक ही जो जो फैमिली जो है, एक ही परिवार, उनके पास पूरा अधिकार है, ऐसा अगर तमिलनाडु की जनता अगर मानती है तो सीधा सीधा उनके खिलाफ वोट डालेगी। मगर ऐसा उन्होंने वोट नहीं डाला, तो इसीलिए क्योंकि तमिलनाडु की जनता को इतना ही फर्क पड़ता है, उनका फिर उनको इतना ही वरी है कि यहाँ पे जो भी वेलफेयर पॉलिसी जो है, एक महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपए दी जाती है। जो फर्स्ट जनरेशन जो लड़की जो अगर कॉलेज जा रही है उनको 1,000 रुपये दी जाती है। यहाँ पे जो महिला जो है बस में ट्रैवल करना उनके लिए फ्री ऑफ फेयर, फेयर नहीं है, बस में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। ये सब जो वेलफेयर स्कीम है ना, उससे मतलब होता है ये परिवारवाद वगैरह जो मोदी आते हैं। अभी परिवारवाद की अगर बात करें, संघ परिवारवाद जो है ना उसके खिलाफ है। वो संघ परिवारवाद के खिलाफ तमिलनाडु का जो जनता है, वो संघ परिवारवाद को हम सख्त नफरत करते हैं, इनकार करते हैं। वो संघ परिवार वाले आकर यहाँ पर बोले कि यहाँ पे तमिलनाडु में परिवारवाद है, तो तमिलनाडु की जनता मानने वाली नहीं है। तो कांग्रेस का क्या हाल है वहां पे? हाउ इज कांग्रेस एज ऑफ नाउ? कांग्रेस इज बिकमिंग पॉपुलर। अभी रिसेंटली यहाँ पे जो राहुल गांधी जी आए थे कोयम्बतूर, मतलब और ये लोकल लोकल लीडरशिप है क्या वहां पे कांग्रेस की? लोकल लीडरशिप जो पहले वो लैंडलॉर्ड्स के ज़माने से जो आए हैं, वैसे 1-2 जन हैं। इसके अलावा अभी एक रिसेंटली तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के लीडर जो है सेल्वर पेरुंदरै, ही बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड कास्ट। तो अभी बनाने की कोशिश की जा रही है। आफ्टर कामराज, नो बिग लीडर्स। नो बिग लीडर्स। मगर तमिलनाडु की जनता जो है, तमिलनाडु की जनता इंदिरा गांधी फैमिली, नेहरू फैमिली या राहुल गांधी, उनसे बहुत प्यार करती है। राहुल गांधी को यहाँ पर अभी रिसेंटली कोयम्बतूर आए, कोयम्बतूर में एक डिवाइडर में ऐसे जम करके एक स्वीट की हाँ, दुकान पे चले गए, गए थे। वहां से स्वीट वगैरह परचेज की। he has been celebrated for his simplicity। लोकली जो आम जनता से जाके मिलते हैं, जो भी वो बातें जो कह रहे थे स्टेज में
कि हर जो अच्छा, एलिजिबल पर तमिल तमिल तो वो भी नहीं जानते, तो उनसे कोई आपत्ति नहीं है क्या? ही डजंट नो तमिल। लैंग्वेज से मतलब नहीं है, लैंग्वेज नहीं, वो आप कह रहे थे ना मोदी साहब नहीं सीख रहे हैं, तो इनको भी तो नहीं आती लैंग्वेज, वैसे वो जानकारी के लिए पूछा। ये नौटंकी नहीं करते ना, तमाशा नहीं करते। वो नहीं बोलते कि हम मैं तमिल सीखने से मुझे बहुत दुःख हो रही है, वैसा कुछ बातें नहीं करते। 10 सालों से मोदी साहब कह रहे हैं कि मुझे बहुत दुःख हो रही है। अभी 214 में दुःख हुई, फिर 215 में, 216 में, फिर 224 तक इतना दुखी होती रहेगी। कभी तो बैठकर कोई तब यहाँ पे आकर तिरुकुरल बोलते 2014 में। उनको तिरुकुरल बोलने का प्रोनाउंसिएशन मुझे पता चलता है कि बाहर से आ रहे हैं, तमिल बोलने के लिए जरा टफ होगा। फिर बाद में 2014 से 24 तक कुछ ना कुछ प्रोनाउंसिएशन में कुछ ग्रोथ होना चाहिए ना। हाँ, इम्प्रूवमेंट होना वहां चाहिए। से वहां से चीन से आते हैं, यहाँ पे लोग हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक तमिल एक एक तमिल का एक क्या बोलते हैं उसको, एक नॉलेजेबल पर्सन थे। उनका नाम था नोबुरू करेशिमा। अभी नाम से सुनो, ये बंदा जो है ही वाज फ्रॉम, जापानी है? हाँ, चाइना। नहीं, नाम क्या बताया आपने? नोबुरू करेशिमा, आई थिंक इज नहीं, वो जापानी। जापानी, वो जापान के होंगे। हाँ। वो तमिल के बहुत बहुत बड़े स्कॉलर थे। अच्छा। तमिल के ग्रामर से लेकर तमिल के जो चोला पीरियड तक उन्होंने रिसर्च किया है। ओहो, क्या बात है। चोला पीरियड तक रिसर्च किए हैं उन्होंने। वो इंस्क्रिप्शन के बारे में उन्होंने लिखा, चोला पीरियड के जो सोसाइटी जो था वो कैसे था। अभी वो बाहर से दूसरे देश से आने वाला बंदा इतना सीख कर तमिलनाडु की हिस्ट्री के बारे में, इवन तमिल जनता जानने तक हम पढ़ने के लिए उनके पास जाते हैं, उनके बुक्स लेके पढ़ते हैं। क्या ये मोदी साहब नहीं कर सकते हैं? बोलते कि भारत का ये कल्चर है, ये है, वो है, वसुदेव कुटुंबकम। अभी एक ही कुटुंब के, एक ही परिवार के लोग जो है, अगर समझो अपने प्यार के लोग जो हैं, एक अगर एक महाराष्ट्रियन लड़की से अगर एक तमिल लड़का शादी कर लेता है, धीरे धीरे मराठी सीख लेता है। सीख लेता है। 10 साल से 10 साल से वन साइड लव कर रहे हैं मोदी साहब तमिल जनता से। क्या अभी तक तमिल सीख नहीं पाए? अभी इतना भी कमिटमेंट नहीं है तो तमिलनाडु कैसे वापस प्यार कैसे दे सकता है? कैसे वो प्रपोजल दे सकते हैं? इतनी तो आपके हिसाब से 19 तारीख को चुनाव होंगे, और जब 4 जून को रिजल्ट निकलेगा, तो आप कितना को एक सीट भी दे रहे हैं क्या भाजपा को? मोदी साहब का प्यार जो है उनको, मोदी साहब का प्यार, वो प्यार को तमिलनाडु की जनता जो है वो इनकार करने वाली है। प्रपोजल रिजेक्टेड। प्रपोजल रिजेक्टेड मतलब कि आउट ऑफ 39 सीट्स, 39 है ना वहां पे हाँ, लोकसभा की? 39 स्वीप, डीएमके अलायंस, इंडिया अलायंस वही जीतेगी। तब तो इनका सपना बड़ा चकनाचूर हो जाएगा, वो तो 400 पार का फिर लफड़ा हो जाएगा साहब का फिर। हाँ, वही तो मैं शुरुआत में कहा था ना, अब की बार चौकोबार, वो चौकोबार का ही सपना फिर दे सकते हैं। ओह, चौकोबार। मुझे उससे एक याद है, मैंने अपने कार्यक्रम में वो एक गीत, 4 पंक्तियां मैंने, वो आपका बड़ा वहां का वो पॉपुलर हो गया, मेरे पास पहुंचा था सोशल मीडिया से। वो एक एक गीत है, मतलब चिकन पार्टी मटन पार्टी वाला, और फिर ये है क्या, मतलब किसने बनाया ये गीत? ये जो यहाँ अद्भुत का है। एक यहाँ के एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एमएल ग्रुप, कम्युनिस्ट पार्टी का एक ग्रुप है, कल्चरल ग्रुप। वो कल्चरल ग्रुप ने उन्होंने कहा कि अगर देश को टुकड़े किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी। हाँ। चिकन को काटे चिकन पार्टी, मटन को काटे मटन पार्टी, देश को काटे, देश को टुकड़े करे तो भारतीय जनता पार्टी। वही था वो हाँ, सॉन्ग का। वो बड़ा मतलब, और काफी कैची भी है, मतलब मैं तमिल नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसका वो समझ गया, वो उसका क्या कहते हैं, जो जो इसका जो क्रक्स है, मैं समझ गया। मैंने कहा ये तो इस तरह का अच्छा, सोशल मीडिया का थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन अब आपसे सब कुछ जानना है मुझे, दर्शकों के लिए। सोशल मीडिया में वहाँ क्या स्थिति है? वहां तो मतलब क्या बीजेपी मार खा रही है, या कुछ अच्छा कर रही है, या सोशल सोशल मीडिया मीडिया किस तरह से कर रही है? अभी इलेक्शन का जो घोषणा होने के बाद सोशल मीडिया हैज बीन एन एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म। हमें बहुत सारे मीम्स मिलते हैं। अभी रिसेंटली ये को जो ये का जो टेक्नोलॉजी आया है, वो टेक्नोलॉजी का रख के मोदी को ये तमिल सॉन्ग उनके आवाज में ये में ट्रांसफर करके
मोदी को गाना गवाते हैं, वैसे अच्छा। तमाशा हो रही है। हम्म, इट इज़ बीन एंटरटेनिंग। वो बीजेपी के खिलाफ जो भी मीम्स होती है, हम्म, वो इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग है। कुछ जैसे उन्होंने चौकीदार बोले, उसी हम्म, तरह यहाँ पे दूसरा एक कॉमेडी का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो था, वो कैरेक्टर को रख के कॉन्ट्रैक्टर नेसमणि, वो कैरेक्टर को रख के ट्रोल किया गया। वो अक्सर वही होता रहता है। तमिलनाडु एंजॉयज मोदीज प्रेजेंस। जब भी मोदी यहाँ पे आए, 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट, 100 वोट या 1000 वोट, वो दूसरे ऑपोजिट अलायंस जो है उसको जाती है। सीएम स्टालिन साहब ने कहा है कि जब भी मोदी यहाँ पे आते हैं, वो हमें वोट दे के जाते हैं। अच्छा, आखिर में एक सवाल पूछूंगा फिर हम समाप्त करेंगे। देश भर में ये एक आशंका है, मैं भी अपने कार्यक्रमों में अनेक बार कहता हूं, दिस इज रिगार्डिंग टू द स्पेकुलेशन में भी काइंड ऑफ सस्पिशन कि चुनाव जो है ये सब जब जीतते हैं पहले एक नरेटिव खड़ा करते हैं कि देखो हमको बहुत पसंद किया जा रहा है, हमारे रैली में लाखों लोग आ रहे हैं, हमको सुनने के लिए लोग बेताब हैं, मरे जा रहे हैं, और इसीलिए जो है हमने हमारे रोड शो में इतनी भीड़ है, और इसीलिए हम यहाँ पे इतनी सारी, जब चुनाव का रिजल्ट आता है उसके बाद फिर इसको जस्टिफाई करते हैं कि इसलिए हम जीत गए, लोग परिवर्तन चाहते थे, लोग चेंज चाहते थे और हमको दे दिया। ऐसा करके बहुत सारी जगह पे वो चुनाव जीते हैं, चाहे वो देश का चुनाव हो या अलग अलग प्रदेशों का, राज्यों का चुनाव। आपके वहां भी वो 200-200 रुपए में ही सही, लेकिन वो करने की कोशिश तो की गई है ना, कि लोग आ रहे हैं, भीड़ है, इकट्ठा है। देखिए अब तमिलनाडु जो है वो मोदी साहब को चाहता है और उनको ही जिताएगा, ऐसा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश तो की जा रही है अभी। ऐसे में क्या, और फिर होता ये है कि कहीं ना कहीं मैं खुल के कहता हूं कि मशीन की और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी बहुत बड़े सवालों के घेरे में है। तो क्या आप लोगों को, या तो वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है, आर दे लुकिंग इट सस्पिशियसली, देख रहे हैं उस चीज को कि भाई ये, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ इट चुनाव जब घोषित हो जाता है तो फिर वो जो पूरा गवर्नमेंट मैकेनिज्म है वो तो अंडर द इलेक्शन कमीशन हो जाता है, फिर वहां स्टेट गवर्नमेंट का जितना ज्यादा रोल नहीं रहता है। तो ऐसा कोई कोई डर है इसको लेकर, कोई सोच है, क्या है, अगर आप बता पाए तो। लोगों को तो डर है, जैसे पार्टियों को भी है, आम जनता को भी है, वो डर है। मगर पीपल आर गोइंग टू बी विजिलेंट। अभी जहाँ पर भी वो पेटी वगैरह जो वोटिंग के बाद रखा जाएगा, वहाँ पे लोग अक्सर या पार्टी वाले वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे जरूर, क्योंकि बीजेपी से कुछ भी विश्वास नहीं रख सकते। और इलेक्शन कमीशन जो है, बीजेपी का अलायंस डायरेक्टली विद इलेक्शन कमीशन पहला, फिर बाद में जो भी छोटा मोटा पार्टी है, फिर बाद में। सो पीपल आर गोइंग टू विजिलेंट। पीपल जो भी है यहाँ पे, जो आम जनता है, आम जनता पार्टी के कैडर्स 2 महीने के लिए जरूर विल मॉनिटर। जो वहाँ पे भी पेटी रखा गया है, बहुत बड़ा काम है। हमारा हमारा मतलब रिक्वेस्ट ये है कि अभी इलेक्शन हो गया तो रिजल्ट तुरंत डिक्लेयर कर देनी चाहिए ना। हमने माना कि पहले महीने में अप्रैल 19 को इलेक्शन है। इलेक्शन में हम लोग तमिलनाडु की जनता जो भी है, पोलिंग बूथ आकर वोटिंग देने के बाद हम क्यों 2 महीने तक इंतजार करें। वेट करें। हाँ, अभी गुजरात में कल हो रहा है, बॉम्बे में उसके परसों हो रहा है, या उसके बाद और कहीं वेस्ट बंगाल में हो रहा है। जो जनता वोटिंग दे दी, 2-3 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर कर देने चाहिए ना। मगर बीजेपी इस बात से डर रही है, अगर तमिलनाडु के रिजल्ट आया तो रिजल्ट बाहर के जो और कई स्टेट्स में उसका असर पड़ेगा। इसीलिए तमिलनाडु के पहले स्टेट में ही, पहले चरण में ही बाहर रखकर थोड़े बहुत इंतजार करवा के नरेशन को चेंज करने की कोशिश नॉर्थ इंडिया में बीजेपी करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे तो पेटी ले जाना जरूर नहीं होगा। जो जहाँ पर नॉर्थ इंडिया से जो काम करने आते हैं ना, यहाँ पर मेहनत करने आते हैं, वो लोग पेटी वगैरह ले आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, वो तमिलनाडु की जनता बन जाते हैं। मगर जो पेटी लेके यहाँ पर आ रहे हैं ना, आक्रमण करने के लिए, जैसे मोदी साहब, जैसे अमित शाह साहब, उनको अपने सर में वो जो पेटी लेके आए, वही पेटी लेकर तमिलनाडु जनता
यहाँ से भेज देती है। सो वी आर कॉन्फिडेंट वी विल विन। और मान लो अगर 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 ऐसा हुआ कि 3 या 4 सीट जीत गए तो सो इट विल बी शेमफुल। तमिलनाडु की जो जनता है उसके लिए शेमफुल होगी बस। चलिए, बहुत बहुत अब हमारा ये देखिए, दर्शकों को बता दें ये बातचीत हमारी हो गई है 45 मिनट की, लेकिन वो इसलिए करना जरूरी था क्योंकि बहुत सारी चीजें हम समझ पाए, देख पाए। मतलब ये हमको वहीं से बता रहे हैं, हमारे जो भाई हैं वो वहीं से बता रहे हैं। तो वहां का ग्राउंड रियलिटी जो है वो एग्जैक्टली विदाउट बीइंग हिम बायस्ड, पक्षपात ही ना होते हुए उन्होंने एक एज इट इज जो है चीजें बताई है। वो जमीन से जुड़े हुए पत्रकारिता करते हैं और सोशल फैब्रिक के भी बहुत अच्छे जानकार हैं, सामाजिक तानाबाना जिसको कहते हैं। तो बातचीत थोड़ी लंबी हुई, लेकिन मुझे लगता है कि समझना, इसको ठीक से सुनना बहुत जरूरी था, समझना बहुत जरूरी था। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही जो है चुनाव के दिन अगर कोशिश करेंगे कि एक बार बात हो जाए 19 जरूर तारीख को कहीं जो है शाम तक, है ना, तो कोशिश जरूर करेंगे कि आपने जो देखा चुनाव के दिन, जो ऑब्जर्व किया, तो वो भी जो है हमारी पश्चिम भारत और उत्तर भारत की जनता जो है, हमारे नागरिक जो है, उन तक आपकी बात पहुंचाए, तो जो खरी जो सही बात है वो उनको समझने को, जानने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों ये कार्यक्रम थोड़ा लंबा है लेकिन जानकारी से समृद्ध है, और मैं चाहूंगा कि आप इस पूरे कार्यक्रम को बहुत एकदम गौर से, विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब, आराम से सुने इसको, ताकि आपको पता चलेगा कि हमारे तमिलनाडु में लोगों की भारतीय जनता पार्टी के प्रति सोच क्या है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के प्रति सोच क्या है। वो हिंदू है लेकिन वो किस तरह की उनकी सोच है, वो कट्टर और फेनेटिज्म क्यों नहीं है, और कैसे वो डायनेस्टिज्म मतलब परिवारवाद जो उसको भी कैसे देखते हैं, और क्यों अब तक बीजेपी जो है वहां पे अपना पैर तो छोड़िए पर अंगूठा भी रख नहीं पाई। ये सब जो है आपको पूरा एक कल्चरल सिनारियो भी, एक थोड़ा नो हाउ, पॉलिटिकल नो हाउ से लेके हर चीज आपको इस कार्यक्रम में जानने को मिलेगी। और कैसी लगी ये बातचीत हमको लिख के जरूर से बताइए कमेंट बॉक्स में। बात अगर अच्छी हो, सच्ची लगी हो, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए। अगर लाइक करें तो फिर इसकी जो लिंक है वीडियो की, उसको आप शेयर भी करें हो सके उतना। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।